हेलो, सभी का स्वागत है टीएन के क्लासेस में। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फ्लूइड टॉपिक को, जिसमें हम फ्लूइड को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। तो प्लीज सभी वीडियो के अंदर बने रहें और एंड तक वीडियो को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सभी हैं, एक्सेप्ट का मीनिंग है एक को छोड़कर। जहां पर भी एक्सेप्ट आ जाए इसका मीनिंग क्या है कि तीन चीजें सही होंगी और एक चीज क्या होगी, गलत होगी। तो आइए देखते हैं। ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड। थर्ड ऑप्शन है कि फ्लूइड विद इन द सेल, और फोर्थ है सीएसएफ एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्लूइड को। तो जितने भी ये फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स हैं, ये डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक तो फ्लूइड वो होता है जो सेल के अंदर होता है, और एक फ्लूइड वो होता है जो सेल के बाहर होता है। अगर फ्लूइड सेल के अंदर है तो उसे बोला जाता है इंट्रासेल्यूलर, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंट्रासेल्यूलर। और फ्लूइड अगर सेल के बाहर है तो इसे बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब ये जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ये टोटल हमारी हमारी बॉडी के अंदर 2/3 होगा टोटल फ्लूइड का। मतलब अगर हम बात करें कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा उसका 2/3 पोर्शन सेल के अंदर होता है फ्लूइड, और 1/3 फ्लूइड होता है सेल के बाहर। अच्छा, अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आ जाते हैं? तो इंट्रासेलुलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लूइड होगा, जो सेल के अंदर होगा फ्लूइड। तो सेल विद इन फ्लूइड वो क्या होगा, इंट्रासेलुलर, है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ये डिवाइडेड होता है, ये डिवाइडेड होता है इंट्रावेस्कुलर, कि वो फ्लूइड जो कि वेसल्स के अंदर है तो उसको कह दिया जाता है इंट्रावेस्कुलर। वो फ्लूइड जो दो सेल के बीच में होता है, अगर फ्लूइड दो सेल के बीच में है तो उसे क्या बोला जाता है, इंट्रास्टिशियल। उसे क्या बोला जाएगा, इंट्रास्टिशियल। ठीक है। और इसके अलावा कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो हमारी साइनोवियल कैविटी के अंदर होता है, कुछ फ्लूइड जो कि मेनिंजेस के बीच में होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कुछ फ्लूइड्स हैं जो हमारे आई के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ऐसे टाइप के फ्लूइड्स को बोला जाता है ट्रांजिशनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल फ्लूइड। क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशनल फ्लूइड। अब ट्रांजिशनल फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आ गए? तो ट्रांजिशनल फ्लूइड के अंदर फॉर एग्जांपल सीएसएफ, इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, और इसके अलावा क्या हो गया, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। इंटरस्टिशियल वो फ्लूइड है जो कि दो सेल के बीच में है, और इंट्रावस्कुलर का मीनिंग है कि जो फ्लूइड वेसल्स के अंदर है, जैसे कि ब्लड आ गया। ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ में प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये क्या है, इंट्रावेस्कुलर। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया आप सभी को सोल्व करने में कि कौन कौन से फ्लूइड हैं जो क्या है, सेल के बाहर है। तो सेल के बाहर एक तो ब्लड होगा, प्लाज्मा होगा, और क्या होगा, लिम्फ होगा। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, और प्लूरल फ्लूइड होगा। इसके अलावा सीएसएफ होगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वो होगा। लेकिन जो फ्लूइड सेल के अंदर है वो कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता, वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, तो ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी के अंदर कितना परसेंट फ्लूइड होता है। तो अगर हम बात करें, क्या 80% होता है, क्या 60% होगा, क्या 40% होगा, या 90% होगा। अगर हम बात करें एडल्ट की, एडल्ट मेल की, ठीक, एक तो ये पर्सन होगा हमारे सामने, एक ये होगा एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल। एक हमारे सामने पर्सन होगा ओल्डर पीपल, कौन होंगे, ओल्डर एज पीपल। और एक क्या होगा हमारे सामने, इन्फेंट होगा। ठीक है, इन्फेंट। तो अगर हम बात करें इन सभी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है ये वेरी करेगा। एक एडल्ट मेल के अंदर उसके बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है, एक एडल्ट फीमेल के अंदर जितना उसका बॉडी वेट होगा उसका 55% उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा। एक जो ओल्डर एज पीपल है
उसमें भी उसके बॉडी वेट का 55% फ्लूइड होता है, ठीक। लेकिन जो इन्फेंट है उसके बॉडी वेट का उसमें 80% फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है 80% फ्लूइड होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करने में इजी हो गया होगा कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना परसेंट वाटर होगा, तो अराउंड 60% होगा। 80% किसके अंदर होगा, इन्फेंट के अंदर, ठीक है। और एडल्ट फीमेल एंड ओल्डर एज में कितना होगा, अबाउट 55%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। In a healthy 70 kg adult male, the intracellular fluid volume in liter is। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 70 kg का कोई एडल्ट है तो उसमें कितना बॉडी फ्लूइड इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर कितना फ्लूइड होगा, मैंने अभी आप सबको प्रीवियस में बताया था कि इंट्रासेलुलर कितना होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है बॉडी वेट का 2/3, और यहाँ पर बॉडी वेट कितना दिया हुआ है 70 kg। तो सोल्व करिए 2/3 इंटू 70 kg, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 23.3, और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अराउंड 46.6। तो यहाँ पर आंसर 46 नहीं है, इसलिए हम इसको करेक्ट कितना मानेंगे 42, कितना मान लेंगे हम 42। और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना फ्लूइड होता है, 1/3 होगा बॉडी वेट का। बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन अ हेल्दी मैन whose weight 70 kg, the total body water is approximately कितना होगा, अभी इस चीज को हम सोल्व करा था अभी हमने, कितना होगा अराउंड 42 लीटर, कितना होगा अराउंड 42 लीटर। फिर एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड टू, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हेमरेज का मीनिंग क्या है, हेमरेज का मीनिंग है ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो जाए या फिर वोमिटिंग हो तो बॉडी के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपरवोलीमिया हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, या फिर एडिमा। तो अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर वोमिटिंग की कंडीशन होगी या फिर हेमरेज की कंडीशन होगी तो बॉडी से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, और जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो बॉडी का क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। हाइपर वोल्यूमिया होगा नहीं क्योंकि बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड भी ओवरलोड नहीं होगा, और एडिमा भी नहीं होगा। एडिमा का मीनिंग क्या है कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ, एडिमा का मीनिंग क्या है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड एबनॉर्मली कलेक्ट होने लगे तो इसे बोला जाता है एडिमा। और अगर पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा, अगर पूरी बॉडी के अंदर एडिमा है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एनासार्का। क्या बोला जाता है, एनासार्का बोला जाता है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर कि द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एन एडल्ट इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिम्टम्स बताइए सीवियर डिहाइड्रेशन के एडल्ट में, सभी हैं किसको, एक को छोड़कर। पहला नंबर हमने क्वेश्चन समझना है, देन ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक एडल्ट है उसमें डिहाइड्रेशन होती है, तो सभी सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के एक को छोड़कर। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ये है कि डिक्रीज थर्स्ट, क्या हमें प्यास लगनी कम हो जाएगी जब डिहाइड्रेशन होगा। डिजीनेस, हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। वीकनेस, कमजोरी होगी, और क्या होगा, पाल्पिटेशन। तो ये बताइए कि डिहाइड्रेशन के सभी तीन सिम्टम्स है लेकिन एक को छोड़कर। तो कभी भी जब भी हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, थर्स्ट कम नहीं होगी, थर्स्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा, बॉडी के अंदर वाटर कम होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि थर्स्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, तो कभी भी थर्स्ट डिक्रीज नहीं होगी और बाकी सारी चीजें बढ़ जाएगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे अगर बच्चा है 1 साल तक तो उसका क्या होगा, फोंटेनल्स क्या हो जाएंगे, संकन हो जाएंगे, संकन फोंटेनल्स, ठीक है। स्किन की जो टर्गर है, जो स्किन टर्गर है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज स्किन टर्गर। इसके अलावा बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो डिक्रीज 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 टीयर फॉर्मेशन, जो आंसू बनते हैं हमारे वो भी कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज टीयर फॉर्मेशन। ये यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या होगा, जो कैपिलरी रिफिल टाइम है, कैपिलरी रिफिल टाइम है, नॉर्मल कितना होता है कैपिलरी रिफिल टाइम, तो नॉर्मल होता है कैपिलरी रिफिल टाइम अराउंड 1 to 3 सेकेंड, मतलब 1 से 3 सेकेंड के अंदर अगर आप अपनी कैपिलरी को पिंच करते हो तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई दोबारा से आ जानी चाहिए। लेकिन जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो ये जो कैपिलरी रिफिल टाइम है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, डिहाइड्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, साइन है, जो कि आपको इनके साथ में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। स्किन टर्गर, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असिस्ट, देख लीजिए कि स्किन टर्गर को हम किस जो है टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को पता करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या हाइड्रेशन स्टेटस को, लेवल ऑफ पेन को चेक करने के लिए, कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, या फिर इन्फेक्शन को। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप किसी भी पर्सन के अंदर स्किन टर्गर क्यों करते हो। स्किन टर्गर आप करते हो हाइड्रेशन स्टेटस को पता करने के लिए, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होगा, जब भी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, स्किन की टर्गर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेवल ऑफ पेन को चेक करने के लिए हमारे पास में क्या है, फ्लैग स्केल है, फ्लैग स्केल है, इसके अलावा क्या है, न्यूमेरिकल स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है, और बच्चों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वोंग बेकर पेन रेटिंग स्केल, वोंग बेकर पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि ये बताइए कि एक बच्चा है, उसके अंदर अगर आपको पेन का असेसमेंट करना है तो आप किस स्केल का इस्तेमाल करोगे, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल भी हम इस्तेमाल करते हैं एडल्ट के अंदर पेन को चेक करने के लिए। और अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पर है, कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है, उसमें पेन लेवल को असिस्ट करना है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लैग स्केल का इस्तेमाल करते हैं फॉर चेक ऑफ पेन। कॉन्शियसनेस को पता करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्शियसनेस का जब भी हमें पता करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल हम यूज करते हैं फॉर 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 चेकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है कि कोई भी पर्सन वो अवेयर है टाइम प्लेस पर्सन के लिए या नहीं। और इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ऐसा कोई स्केल अभी तक नहीं बना है। इन्फेक्शन में हम कुछ साइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है, ईएसआर है ना, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी है, ये सभी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के अंदर। पर्सन को फीवर होगा, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे जब भी किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर्ड बाय, अगर किसी पर्सन के अंदर फ्लूइड का स्टेटस चेक करना है और उसमें भी मोस्ट एक्यूरेट आपको चेक करना है, तो किस मेथड से करोगे, डेली वेट से, स्किन टर्गर, कैपिलरी रिफिल, या फिर इनटेक एंड आउटपुट। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट इनटेक एंड आउटपुट, सॉरी बेस्ट फ्लूइड बैलेंस को अगर चेक करना है तो आप किससे चेक करोगे, डेली वेट। आप अगर डेली वेट चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के अंदर फ्लूइड बैलेंस है या नहीं, ये कितना इनटेक कर रहा है कितना नहीं। आपको बेस्ट अगर पता करना है तो डेली फ्लूइड, डेली क्या करोगे आप, वेट को चेक करोगे। स्किन टर्गर, कैपिलरी रिफिल और इनटेक एंड आउटपुट ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है फ्लूइड बैलेंस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस, एबीजी के ऊपर हम आ चुके हैं कि ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, एबीजी की फुल फॉर्म क्या है, एबीजी की फुल फॉर्म है आर्टीरियल आर्टीरियल ब्लड आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस आप किस लिए करते हो, आप जब भी एबीजी कर रहे हो तो ब्लड कहाँ से लोगे, आर्टरी से लोगे, वेन से लोगे, कैपिलरी से लोगे, या फिर कहीं भी जगह से ले सकते हो। तो जब भी हम एबीजी करते हैं, जब भी हम एबीजी करते हैं तो हम आर्टरी से लेते हैं, और आर्टरी में भी जो फर्स्ट साइट होगी वो फर्स्ट साइट होती है रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें आर्टरी की फॉर एबीजी तो वो है रेडियल आर्टरी। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात करें, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट की बात करें एबीजी के लिए तो वो है क्या, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल से हम सबसे पहले इस वजह से ब्लड नहीं लेते हैं क्योंकि अगर फीमोरल आर्टरी रप्चर हो गई तो वहां से जब ब्लड लॉस होगा तो उसको बंद करवाना हमारे लिए एक मुश्किल का टास्क हो जाएगा। इस वजह से फीमेरल फीमोरल को जो है सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया और रेडियल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन इन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.2, एक पर्सन है उसका आप एबीजी चेक कर रहे हो, आपको पीएच देखने के लिए मिलता है 7.2, PCO2 35 mm ऑफ Hg, HCO3
20 MEQ पर लीटर, डी इज फाइंडिंग आर सजेस्टिव ओ। मतलब एक पर्सन है, आप उसका एबीजी चेक कर रहे हो, आपको पीएच मिलता है 7.20, PaCO2 मिलता है आपको 35 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट आपको मिलता है 20 MEQ पर लीटर। तो ये क्या है, पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो देखिए पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि एबीजी हम कर क्यों रहे हैं। तो एबीजी जो है ये हमें चार चीजों के बारे में बताता है। चार चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो आपको बताएगा पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या है, ये आपको पता चलता है एबीजी से। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है। थर्ड, आपको पता चलता है बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का वैल्यू क्या है। और फोर्थ, आपको पता चलता है ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। तो आप चार चीजों को पता करने के लिए एबीजी करते हो। एबीजी की मोस्ट कॉमन साइट है रेडियल आर्टरी, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है क्या, फ्यूमरल। अब इनके हम नॉर्मल वैल्यू को पता कर लेते हैं, तभी इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होगा वो कितना होगा, 7.35 से लेकर 7.45। ठीक है, ये ब्लड का नॉर्मल पीएच है। PaCO2 की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल होता है 35 से लेकर 45 mm ऑफ Hg, 35 से लेकर 45 mm ऑफ Hg। बाइकार्बोनेट की अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से लेकर 27 MEQ पर लीटर। साथ में वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जब आप वैल्यू पता कर रहे हो तो उसकी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। और PaO2 नॉर्मल कितना होना चाहिए, मोर देन 80%। कितना होना चाहिए, मोर देन 80% क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मली। अब अगर हम बात करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, ये तो हमने फॉर्मूला पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। आप एक याद रखना कि रोम, एबीजी को पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, उस फॉर्मूले का नाम है रोम। आर का मीनिंग है रेस्पिरेटरी, आर का मीनिंग है रेस्पिरेटरी। ओ का मीनिंग है अपोजिट, ओ का मीनिंग है अपोजिट। एम का मीनिंग है मेटाबॉलिक, एम का मीनिंग है मेटाबॉलिक। और ई का मीनिंग है इक्वल, ई का मीनिंग क्या है, इक्वल। इसका मतलब जब भी आप बात करोगे पीएच और CO2 की, तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ठीक है। और जब आप बात करोगे मेटाबॉलिक की, तो पीएच और बाइकार्बोनेट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में चलेंगे। ये मीनिंग है रेस्पिरेटरी अपोजिट का, मतलब है कि पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी इनकी वैल्यू एक साथ आपको बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। मतलब अगर पीएच बढ़ेगा, अगर पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट क्या कर लेगा, अपने आप को कम कर लेगा, बाइकार्बोनेट क्या कर लेगा, अपने आप को कम। और ऐसे ही अगर पीएच बढ़ रहा है तो साथ में बाइकार्बोनेट अपने आप को बढ़ा लेगा। बात हमेशा याद रखना कि पीएच का तो दोस्त है, पीएच का तो दोस्त है कौन, बाइकार्बोनेट। और पीएच का दुश्मन है कौन, CO2। ठीक, और दुश्मन का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं चल रहा हूँ सही रास्ते पे तो मेरा दुश्मन हमेशा मेरे अपोजिट चलेगा, और जो मेरा दोस्त है, जिस रास्ते पे मैं चलूंगा मेरा दोस्त भी उसी रास्ते पे चलना है। यही फॉर्मूला आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेगा कि पीएच का तो दोस्त है बाइकार्बोनेट, अगर दोस्त है तो पीएच अगर बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर पीएच कम होगा, अगर पीएच कम होगा तो पीएच अगर कम होगा तो बाइकार्बोनेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पीएच का दोस्त है कौन, बाइकार्बोनेट। लेकिन जो पीएच है इसका दुश्मन है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पीएच बढ़ेगा, अगर पीएच बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद को कम कर लेगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें चलती है। और जब जब क्वेश्चन के अंदर बाइकार्बोनेट के अंदर फ्लक्चुएशन आए, इसका मतलब ये मेटाबॉलिक को बताएगा, ये किसको बताएगा, मेटाबॉलिक को। और CO2 आपको ऑलवेज बताएगा किसके बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में। CO2 किसके बारे में बताएगा, रेस्पिरेटरी के बारे में। अगर इतनी सारी चीजें आपने एबीजी के बारे में पता कर ली तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। इतना फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, इतने ट्रिक पढ़ ली। अब नेक्स्ट एक ट्रिक को और मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले पीएच को देखना है। देखो अगर पीएच की ये नॉर्मल वैल्यू थी 7.35 से लेकर 7.45, अगर पीएच कम होती है 7.35 से तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक। इसका मीनिंग क्या है, एसिडिक। अगर पीएच 7.45 से बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, एल्कलाइन। इसका मीनिंग क्या है, एल्कलाइन। इसका मीनिंग क्या है, एल्कलाइन। दूसरी हमने बात की थी CO2 की, CO2 का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 35 से लेकर 45।
ठीक है। तीसरी हमने बात की थी बाइकार्बोनेट की, ये कितना होता है 22 से लेकर 27। तो जब भी आपको एबीजी सोल्व करना हो, सबसे पहले आपको पीएच देखना है, पीएच कम हो रही है या फिर ज्यादा। अगर पीएच कम हो रही है तो इसका मतलब पर्सन को एसिडिक है, और अगर पीएच बढ़ रही है तो इसका मतलब एल्कलाइन। अगर आपने ये चेक कर लिया कि कंडीशन एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 80%। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एसिडिक और एल्कलाइन कब पता चलेगा, जब आपको पीएच पता होगा। अगर 7.35 से कम हो रहा है तो कंडीशन एसिडिक है, 7.45 से बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, एल्कलाइन। देन आप ये देखो कि पीएच के साथ में कौन कम हो रहा है और कौन ज्यादा हो रहा है। अगर पीएच के साथ में बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज आ रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक। ठीक। अगर पीएच के साथ में चेंज आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन रेस्पिरेटरी। क्योंकि CO2 के अंदर जब जब चेंज आएगा तो रेस्पिरेटरी है, और बाइकार्बोनेट के अंदर जब जब चेंज आएगा तो वो क्या है, मेटाबॉलिक। वो क्या है, मेटाबॉलिक। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो पीएच क्या है यहाँ पर 7.2, पीएच क्या है 7.20, PaCO2 PaCO2 कितना है 35, और बाइकार्बोनेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 20। पहले नंबर आप साइड में लिख लो नॉर्मल वैल्यू। पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 7.35 से लेकर 7.45। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 35 से लेकर 45, और बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 से लेकर 27। आपने साथ के साथ नॉर्मल लिख लिया। अब ये बताओ 7.35 से वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा, ये वैल्यू क्या हो रही है, कम। अगर ये कम हो रही है तो क्या हो गया पेशेंट को, एसिडिक। हमने सोल्व कर लिया पहले। मैंने बोला कि अगर हमें एसिडिक या एल्कलाइन पता चल जाएगा तो 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका मतलब ये पीएच क्या है 7.20, आपने नॉर्मल से इसको कंपेयर किया, ये 7.35 से कम हो रहा है तो कंडीशन क्या होगी, एसिडिक। एल्कोलोसिस वाले सारे ऑप्शन को खत्म कर दो। हमारे पास क्या बचा है, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दो ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, हमारे पास है दो ऑप्शन। अब हम ये देखते हैं पीएच के साथ में किसमें चेंज आ रहा है। अब ये देख लो PaCO2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 35, नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है 35 से 45। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। और जब PaCO2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रेस्पिरेटरी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर PaCO2 के अंदर चेंज होता तो कंडीशन क्या होती है, रेस्पिरेटरी। हमारा ये वाला भी ऑप्शन खत्म। एलिमिनेशन पैटर्न को भी सीख रहे हैं और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम सीख रहे हैं। ठीक। अब कंडीशन आ जाती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 से 27, और इसके अंदर क्या है 20। तो ये क्या है कंडीशन, मैंने बताया था कि जब जब बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज आएगा तो कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक। और यहाँ पर अब आप देख लो कि आंसर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहाँ पर है, तो ये क्या आपका आंसर ए राइट होगा। अच्छा, मैंने एक बात और कही थी कि जब जब पीएच के अंदर चेंज होएगा तब तब बाइकार्बोनेट के अंदर, देखो पीएच यहाँ पर कम हो रही है, बाइकार्बोनेट भी यहाँ पर कम हो रहा है। क्यों, पीएच का दोस्त कौन है, बाइकार्बोनेट। अगर पीएच कम तो बाइकार्बोनेट कम, पीएच ज्यादा तो बाइकार्बोनेट ज्यादा। और ये हमेशा इन दो, कार्बन डाइऑक्साइड इसका दुश्मन होगा। तो आज की क्लास में हमने बाइकार्बोनेट फ्लूइड बैलेंस को सीखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सभी आप सोल्व कर कर आएंगे, मैं समझा देता हूँ। और नेक्स्ट की क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सभी कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पुट अप करेंगे। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। अ नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट ऑन डायूरेटिक थेरेपी। एक पेशेंट है जिसको डायूरेटिक थेरेपी चल रही है। डायूरेटिक कौन सी होती है, जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूसेमाइड। ठीक, एक पेशेंट है उसको फ्यूसेमाइड चल रही है। द नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच एसिड बेस डिसऑर्डर। एक वो पर्सन है जिसको फ्यूसेमाइड चल रही है, ठीक है, फ्यूसेमाइड चल रही है। तो ये बताओ कि इस पेशेंट के अंदर एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा, किस टाइप का होगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, प्लीज सभी कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कीजिएगा। और वीडियो कैसी अच्छी लगी, मतलब कैसी लगी है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आए। थैंक यू।